नमस्कार दोस्तों, जय जवाहर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा पीएससी कोचिंग सेंटर पे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था, और भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है हमारा क्या, मुद्रास्फीति। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं वास्तव में अभी देखेंगे तो मुद्रास्फीति के उपाय पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय के अंतर्गत एक आरबीआई जो उपाय करती है उसको बोला जाता है क्या, मौद्रिक नीति। इसके माध्यम से आरबीआई क्या करती है, तरलता की मात्रा को निर्धारित करती है अर्थव्यवस्था में। जब तरलता की मात्रा ज़्यादा हो जाता है अर्थव्यवस्था में तो उसको कम करती है, और जब अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा कम होती है तो उसको ज़्यादा करती है। मीन्स मुख्यतः अगर देखा जाए तो मांग जनित मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का कार्य आरबीआई इसके माध्यम से करती है। साथ ही साथ आर्थिक समृद्धि का प्रबंधन करने का कार्य, और इसी के माध्यम से विनिमय दर भी निर्धारित होता है भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में। तो हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो पढ़ रहे हैं मुख्यतः तरलता के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, तो मैं बताया था जो मौद्रिक एवं शाख नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसकी अब कौन उसको जारी करता है ना। MPR रिपोर्ट जो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, उसको कौन जारी करता है, मौद्रिक नीति कमेटी। ये सब के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है। लास्ट वीडियो में हमने ये CR भी देख लिया है, CRR है ना। तो मेनली जो मौद्रिक नीति होता है उसके अंतर्गत यदि बात किया जाए तो हमारा जो आरबीआई क्या करती है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत एक तरफ संरचनात्मक उपाय अपनाती है तो दूसरे तरफ कौन सा उपाय अपनाती है, गुणात्मक उपाय। संरचनात्मक उपाय के अंतर्गत CRR, SLR, LAF, MSF, OMS और बैंक दर ये आता है, जबकि गुणात्मक उपाय के अंतर्गत अगर ये फेल हो जाता है तब गुणात्मक उपाय अपनाती है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में ये हम स्टार्ट कर चुके हैं, और CRR कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है इसकी बात कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या, SLR, LAF, MSF, OMS, BR। कोशिश करेंगे ना थोड़ा लंबा वीडियो बने तो बने, लेकिन इसको कंप्लीट कर दे आज पूरा। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, SLR है ना। इसको बोला जाता है SLR मीन्स क्या, इसका पहले इंग्लिश नाम, हिंदी नाम क्या होता है, सैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, और क्या बोल दिया जाता है इसको, संवैधानिक तरलता आयोग। या वैधानिक तरलता अनुपात या संवैधानिक तरलता अनुपात, तरलता अनुपात। चलिए क्या होता है देखिए, तो ये क्या होता है, बोला जा रहा है अनुपात है ना। तो बैंकों की कुल जमा राशि का, कॉमर्शियल बैंकों के कुल जमा राशि का, कुल जमा राशि का वह अनुपात होता है, वह अनुपात होता है, ठीक है। किसका पार्ट है, कुल जमा राशि, जो बैंकों की, कॉमर्शियल बैंकों की, वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि है उनका एक पार्ट है, ठीक है, उसी का एक रेशियो है। तो कुल जमा राशि का वह अनुपात होता है जिसे कॉमर्शियल बैंकों को अपने पास नगद, सोना अथवा प्रतिभूति के रूप में रखना पड़ता है। कल जो मैं प्रतिभूति की बात कर रहा था लास्ट वीडियो में, मैं बताया था कि प्रतिभूति को इसकी अवधि के आधार पे बिल और बॉन्ड, और बिल को या बॉन्ड को भी छूट और ब्याज के आधार पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक मैं बताया था क्या, ट्रेजरी बिल, और दूसरा जो होता है वो आउटडेटेड बिल होता है, ठीक है, आउटडेटेड बिल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुल जमा राशि का वह अनुपात होता है जिसे कॉमर्शियल बैंकों को अपने पास नगद, सोना अथवा प्रतिभूति के रूप में रखना पड़ता है, प्रतिभूति के रूप में रखना पड़ता है। बात समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं हम,
बोलना चाह रहे हैं कि भाई वाणिज्यिक बैंकों को ना अपने जमा राशि का कुछ पैसा, CRR क्या है, वह है क्या है कि RBI को देना है। और किस रूप में देना है? नगद के रूप में देना है RBI को। न ही उस पर RBI ब्याज देगी और न ही उस पैसे का RBI स्वयं इस्तेमाल करेगी, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर जो पैसा है उसको RBI को नहीं देना है, कमर्शियल बैंक अपने पास ही रखेंगे। और अपने पास रखेंगे और उसको 3 ऑप्शन उनके पास, नगद के रूप में भी रख सकते हैं, सोना के रूप में भी रख सकते हैं और प्रतिभूति के रूप में रख सकते हैं। तो कुल जमा का वह अनुपात, जो अनुपात MPR में मौद्रिक जो नीति समिति है वो जो तय करेगी, अभी वर्तमान में 18% है। ठीक है, तो याद रखिएगा जितना भी वो बोले SLR के रूप में आपको इतना रखना है, उतना को नगद, सोना अथवा प्रतिभूति के रूप में इनको अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, चूंकि नगद रखेंगे तो उनको फ़ायदा नहीं होता, किनको? कमर्शियल बैंकों को। और सोना के रूप में भी फ़ायदा नहीं होता। लेकिन यदि प्रतिभूति के रूप में रखते हैं तो उनको प्रतिभूति के बदले क्या मिलता है? ब्याज की प्राप्ति होती है। अगर प्रतिभूति खरीदते हैं वो RBI से, तो उस प्रतिभूति के बदले उनको क्या मिलता है? ब्याज भी मिलता है जब परिपक्वता की अवधि समाप्त होती है। तो याद रखिएगा, SLR को ना बैंक प्रतिभूति के रूप में रखने के लिए वरीयता देते हैं। मतलब वो उनके पास ऑप्शन क्या है? नगद, सोना और प्रतिभूति तीनों के रूप में रखने का ऑप्शन है। तो ये क्या करते हैं, चूंकि प्रतिभूति जब रखते हैं तो प्रतिभूति से इनको क्या मिलता है? लाभ मिलता है, ब्याज प्राप्ति होती है। तो लाभ के कारण ये क्या करते हैं? प्रतिभूति के रूप में SLR रखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो क्या बोल रहा हूँ, चूंकि प्रतिभूति से कमर्शियल बैंकों को लाभ की प्राप्ति होती है, इसलिए SLR को कमर्शियल बैंक प्रतिभूति के रूप में रखते हैं। चलिए, क्लियर हुआ? तो इसी को बोला जा रहा है क्या? SLR। अब एक बात समझिए, मैं क्या बोला, ये जो हमारा SLR है इसको कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि हम प्रतिभूति के रूप में रखेंगे। ठीक, अब प्रतिभूति के रूप में अगर इन लोग रख रहे हैं तो इस प्रतिभूति के रूप में इनको क्या देना पड़ा होगा? पैसा, नगद देना पड़ा होगा ना जी, किसी न किसी को। और किसको? क्या? RBI से। RBI खरीदने बेचने का कार्य करता है। तो RBI से जब भी हम लोग प्रतिभूति खरीदेंगे SLR के रूप में रखने के लिए, तो इस प्रतिभूति के बदले में क्या देना पड़ेगा? नगद देना पड़ेगा। ठीक, मीन्स क्या, SLR जितना बोला गया उस SLR को इन लोग क्या किए? प्रतिभूति के रूप में तो रख लिए, लेकिन जितना भी SLR है या जितना प्रतिभूति हम लोग रख रहे हैं, इस प्रतिभूति के बराबर नगद कहाँ चले गया? RBI के पास। और RBI के पास ये किसके RBI के माध्यम से किसके पास चले जाता है? गवर्नमेंट के पास। क्यों? क्योंकि कल मैं बताया हूँ कि इस प्रतिभूति को जारी कौन करता है? सरकार करती है। खरीदने बेचने का काम कौन करता है सरकार की ओर से? तो RBI करती है। क्लियर? समझ में आया? तो इसको सरकार जारी करती है और RBI खरीदने बेचने का काम करती है। तो प्रतिभूति रखने के लिए SLR को कौन खरीदा है? कमर्शियल बैंक खरीदे हैं RBI से, और उसके बदले में नगद दे दिए हैं। तो ये पैसा अंततः RBI के माध्यम से और सरकार के माध्यम से ये पैसा कहाँ चले जाती है? सरकार के पास चली जाती है, अर्थव्यवस्था में चली जाती है। मीन्स क्या मैं बोल रहा हूँ भाई, CRR का जो पैसा है ना, ये नगद के रूप में है। और ये नगद के रूप में क्या है? अर्थव्यवस्था से बाहर पड़ा हुआ है, बाहर है। ना इसको RBI यूज़ कर रही है, ना ही सरकार यूज़ कर रही है, ये पड़ा हुआ है अलग से। मीन्स वो अर्थव्यवस्था से टोटली बाहर चले गया है। ठीक, लेकिन ये जो SLR का जो पैसा है, जब इसको अगर इसको किस रूप में रखते? नगद के रूप में रखते तो ये भी पड़ा रहता, बाहर पड़ा रहता। लेकिन SLR को प्रतिभूति के रूप में रखते हैं, तो जितना भी प्रतिभूति उन लोग का है, जितने मूल्य का, उतने मूल्य का पैसा RBI के माध्यम से, सरकार के माध्यम से अर्थव्यवस्था में चला जाता है।
इसलिए यह तरलता की मात्रा को नियंत्रित करने का CRR के इतना प्रभावी उपकरण नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, तरलता की मात्रा को नियंत्रित करने का, मैं क्या बोला, चूंकि प्रतिभूति से कॉमर्शियल बैंकों को क्या मिलता है, लाभ प्राप्त होता है, इसलिए क्या करती है इन लोग, SLR को कॉमर्शियल बैंक प्रतिभूति के रूप में रखते हैं। ठीक है, और प्रतिभूति के रूप में रखने के कारण जो पैसा होता है प्रतिभूति का, वो क्या होता है, सरकार के पास चले जाता है। ठीक है, तो आप इसमें एक पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं, आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर से एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, SLR के रूप में रखी गई प्रतिभूति के बराबर पैसा RBI सरकार के माध्यम से अर्थव्यवस्था में चला जाता है, अर्थव्यवस्था में चला जाता है, इसलिए SLR तरलता की मात्रा को निर्धारित करने के लिए, CRR के उतना प्रभावी नहीं है, बात समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं भाई। अगर नगद के रूप में रखते तो पैसा बाहर रहता, लेकिन नगद में इनको कोई लाभ नहीं होता, और RBI ने ऑप्शन भी दे दिया है कि आप या तो नगद के रूप में रख सकते हो, या सोना के रूप में रख सकते हो, या फिर प्रतिभूति के रूप में, और प्रतिभूति से इनको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, प्रतिभूति के रूप में रखते हैं। अब प्रतिभूति के रूप में रख रहे हैं तो सिक्योरिटीज, तो उसके बदले जो पैसा इन लोग दिए हैं RBI को, वो पैसा RBI के थ्रू कहाँ चले जाता है, सरकार के पास, और सरकार उसको क्या करती है, खर्च करती है। तो वो पैसा क्या होता है, अंततः अर्थव्यवस्था में ही आ जाता है। ठीक है, तो तरलता की मात्रा को प्रभावित या नियंत्रित करने का उतना प्रभावी उपकरण ये नहीं है CR की तुलना में। हालांकि यह निर्धारित कर देता है, हालांकि एक पॉइंट और इसमें आप बोलोगे कि हालांकि SLR इस बात को निर्धारित कर देता है कि कॉमर्शियल बैंक के द्वारा ऋण के रूप में कितनी राशि निवेशक एवं उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी, बात समझ रहे हो, उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी। मतलब अर्थव्यवस्था में से तरलता तो पहुंच रहा है ना। ये क्या मैं बता रहा हूं कि ये जो SLR के रूप में जो यहाँ प्रतिभूति है, इस प्रतिभूति के बराबर जो पैसा है, ये पैसा क्या हो रहा है, RBI के थ्रू कहाँ पहुँच रहा है, गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट इसको खर्च कर दे रही है, और फिर ये कहाँ जा रहा है, अर्थव्यवस्था में। ठीक, अगर प्रतिभूति ये नहीं रखती तो ये डायरेक्ट पैसा क्या होता, कमर्शियल बैंक डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको निवेशक और उपभोक्ताओं को ऋण में देते। लेकिन इस चीज को ये क्या करती है, नियंत्रित करती है। मतलब डायरेक्ट निवेशक और उपभोक्ताओं के पास ऋण नहीं पहुंच पाता। अगर SLR में वृद्धि करते हैं तो, या कम करते हैं तो पहुंचेगा।
तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि इस बात का निर्धारण जरूर कर देती है कि उपभोक्ताओं या निवेशकों के पास कितना पैसा पहुंचेगा ऋण के रूप में। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? तो इसी को बोला जा रहा है। अब एक बात बताओ, मुद्रास्फीति के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं तो मैं यदि बोल रहा हूँ, क्या चीज़ बोल रहा हूँ कि यदि इसका आंसर आप लोग समझ के खुद देखिएगा क्या होगा। दो कंडीशन, यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना हो, यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना हो, ये कंडीशन हर जगह आएगा। यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना हो या तरलता की मात्रा को कम करना हो, तरलता की मात्रा को कम करना हो। दूसरा चीज क्या, इसी का अपोजिट, यदि तरलता की मात्रा को क्या बढ़ाना हो या आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना हो, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना हो तो SLR में क्या होगा। तो ये कंडीशन पहला कि SLR को RBI क्या करेगी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यदि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो SLR में वृद्धि करेगी या कमी करेगी। तो याद रखिएगा SLR में वो क्या करेगी, वृद्धि करेगी। अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो SLR में वृद्धि कर देगी। बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, SLR रखना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा SLR रखेंगे तो कम से कम पैसा ऋण के रूप में निवेशक और उपभोक्ताओं तक पहुँचेगा, कम पैसा बचेगा वाणिज्यिक बैंकों के पास ऋण देने के लिए। अगर ज़्यादा उनको क्या रखना पड़ गया, जमा करना पड़ा। और दूसरी तरफ क्या, यदि आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, SLR को बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, कम कर देंगे। SLR को यहाँ क्या कर देगी, कम कर देगी तो बैंकों को कम रखना पड़ेगा, कम रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा अपने पास। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो क्या करेंगे, निवेशक और उपभोक्ताओं को ऋण के रूप में देंगे। याद रखिएगा इसकी अधिकतम सीमा 40% है SLR की, न्यूनतम सीमा समाप्त कर दिया गया है 2006 से। लेकिन ये भी एक पॉइंट आपको इसमें लिखना है कि वर्तमान में SLR की अधिकतम सीमा, SLR की जो अधिकतम सीमा है वो कितनी है आपकी, अधिकतम सीमा ये हमारा कितना है, 40%। ठीक है जी, 40% है अधिकतम सीमा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो SLR क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ, कमर्शियल बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात, जितना LHR MPC डिसाइड करेगी उतना, चाहे वो 18% हो, चाहे 20% हो, चाहे जितना भी हो, तो क्या कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात नगद, सोना अथवा प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखना पड़ता है कमर्शियल बैंकों को। ठीक है, वो RBI को नहीं देते, अपने पास ही रखते हैं रिजर्व के रूप में। ठीक, अब चूंकि नगद के रूप में भी रख सकते हैं, सोना के रूप में भी रख सकते हैं, प्रतिभूति के रूप में भी रख सकते हैं। तो नगद और सोना के रूप में यदि रखते हैं तो उनको क्या होता है, फायदा नहीं होता। तो उनको फायदा होता है प्रतिभूति के रूप में रखने में। क्यों, क्योंकि प्रतिभूति के रूप में रखते हैं तो उनको ब्याज प्राप्ति होती है, इसलिए क्या करते हैं, प्रतिभूति के रूप में रखते हैं। अब अगर प्रतिभूति के रूप में रख रहे हैं तो उस प्रतिभूति जितना भी है, जितने मूल्य का प्रतिभूति है उतना मूल्य का पैसा वो किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे, RBI के थ्रू, क्योंकि जारी कौन करता है, प्रतिभूति सरकार करती है। तो उतना पैसा RBI के थ्रू वो कहाँ चली जाती है, सरकार के पास, और सरकार वो पैसा अर्थव्यवस्था में खर्च करती है। तो डायरेक्ट उपभोक्ताओं या निवेशकों के माध्यम से ना पहुंचकर ये पैसा क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली सरकार के माध्यम से अर्थव्यवस्था में पहुंच रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये CRR के रूप की तुलना में तरलता की मात्रा को निर्धारित करने का उतना प्रभावी उपकरण नहीं है। हालांकि इस बात को निर्धारित कर देता है कि भाई उपभोक्ता और निवेशकों तक डायरेक्ट पैसा नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, इस बात को जरूर निर्धारित करता है। ठीक, दूसरी बात क्या है, इसकी अधिकतम सीमा कितनी है, अभी 40% है, और कंडीशन में बता दिया, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा किस पे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा,
तरलता समायोजन सुविधा, ठीक है, या तरलता की जगह एक वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है चल निधि। क्या बोल रहा हूँ, एक तो तरलता समायोजन सुविधा, या तरलता की जगह क्या लिख सकते हैं, चल निधि। चल निधि समायोजन सुविधा, या इसी को क्या बोला जा रहा है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब क्या है देखो, इंपॉर्टेंट है बहुत। बोला जा रहा है कि द्वितीय नरसिम्हन समिति, ठीक है जी, याद रखिएगा, सेकंड नरसिम्हन समिति, ठीक है, गठित हुई थी 1998 में। समिति की सिफारिश के आधार पर, ठीक है, ये सिफारिश लिखा है, सिफारिश है, ठीक है, ये टच होता है उंगली तो और लाइन खींचा जाता है, वो सिफारिश है। तो क्या बोला जा रहा है, सेकंड नरसिम्हन जो कमेटी बनी थी 1998 में, इसी की सिफारिश के आधार पर यह सुविधा, ठीक है, आरबीआई के द्वारा किसको, कॉमर्शियल बैंकों को, आरबीआई के द्वारा यह सुविधा किसको दिया जा रहा है, कॉमर्शियल बैंकों को, ठीक है। सन 2000 से यह सुविधा दी जा रही है। तो याद रखिएगा, यह सुविधा कब से दिया जा रहा है, इस ईयर को याद रखिएगा, 2000 से, सन 2000 से यह सुविधा प्रदान की जा रही है। तो आरबीआई के द्वारा सन 2000 से यह फैसिलिटी दिया जा रहा है किसको, कमर्शियल बैंकों को। तो इसके तहत दो उपकरण आते हैं, किसके तहत, तरलता समायोजन सुविधा के तहत दो उपकरण आते हैं। एक को बोला जाता है क्या, रेपो रेट, और दूसरे को बोला जाता है क्या, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब समझिएगा इसको, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट ये दोनों क्या है, संयुक्त रूप से LAF के अंतर्गत प्रदान की गई सुविधा है आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंकों को सन 2000 से। अब ये होता क्या है रेपो रेट, तो रेपो रेट बोला जा रहा है, इसके तहत आरबीआई कमर्शियल बैंक को कम अवधि के लिए क्या करती है, ऋण प्रदान करती है। तो याद रखिएगा क्या होता है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कम अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है। तो ये कम अवधि, ठीक है, कम अवधि, तो ये कम अवधि कितना है, तो 24 आवर, ठीक है, 24 आवर। दूसरा क्या बोला जा रहा है, 7 डेज, और तीसरा क्या, 14 डेज। मतलब इतने दिनों के लिए क्या करती है आरबीआई कमर्शियल बैंक को ऋण प्रदान करती है। एक तो क्या 24 घंटे के लिए प्रदान करती है, एक दिन के लिए, दूसरा क्या 7 दिनों के लिए, और तीसरा क्या 14 दिनों के लिए। बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यदि 24 आवर्स के लिए प्रदान कर रही है तब इसको बोल दिया जाता है क्या, ओवरनाइट। यदि 24 आवर के लिए प्रदान किया जा रहा है तब इसको क्या बोला जाता है, ओवरनाइट रेपो। दूसरी तरफ यदि 7 डेज और 14 डेज के लिए प्रदान किया जा रहा है तब इसको बोल दिया जाता है टर्म रेपो। बात समझ रहे हो, एक स्टेप आगे जा रहे हैं। मैं क्या बोला, रेपो रेट के तहत आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कम अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है। अब ये कम अवधि है कितना, तो 24 आवर, 7 डेज और 14 डेज। यदि 24 आवर के लिए प्रदान कर रही है तब उसको बोला जाता है ओवरनाइट रेपो, और यदि 7 डेज और 14 डेज के लिए प्रदान किया जा रहा है तब उसको क्या बोल दिया जाता है, टर्म रेपो। अब याद रखिएगा आगे, ओवरनाइट रेपो के तहत कमर्शियल बैंक अपनी कुल जमा का, ओवरनाइट रेपो के तहत कमर्शियल बैंक अपनी कुल जमा का 0.25% तक ऋण प्राप्त कर सकती है। इसको आप पॉइंट के रूप में लिखेंगे,
ये हर लाइन को आप पॉइंट के रूप में लिखेंगे। तो क्या बोल रहा हूँ, अपनी कुल जमा का 0.25% तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। कौन? कमर्शियल बैंक। किससे? आरबीआई से। कितना? तो कुल जमा का 0.25% ओवरनाइट रेपो के तहत। जबकि यदि टर्म रेपो की बात करें तो इसके तहत 0.75% तक क्या कर सकते हैं? ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कितना? 0.75% तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं टर्म रेपो के तहत। ठीक, अब बात आता है कि भाई क्या ये ऋण ले रहे हैं? जब ये ऋण ले रहे हैं, क्या ये ऋण ले रहे हैं? किससे ले रहे हैं? आरबीआई से। तो क्या इनको कुछ गिरवी रखना पड़ता है? तो बिल्कुल रखना पड़ता है। रेपो रेट की दर से जब ऋण लेते हैं या रेपो रेट के तहत जब क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, है ना, तो क्या बोला जा रहा है इसमें कि जब रेपो रेट के तहत, है ना, रेपो रेट के तहत कमर्शियल बैंक आरबीआई से क्या करते हैं? ऋण लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो इसके बदले इनको आरबीआई के पास प्रतिभूति गिरवी रखना पड़ता है। तो इसके बदले कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास क्या रखना पड़ता है? प्रतिभूति गिरवी रखना पड़ता है। याद रखिएगा, प्रतिभूति गिरवी रखना पड़ता है और यह प्रतिभूति एसएलआर की प्रतिभूति नहीं होनी चाहिए। इसको भी लिख लीजिएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। और ये जो प्रतिभूति है, ये प्रतिभूति क्या नहीं होनी चाहिए? एसएलआर की प्रतिभूति नहीं होनी चाहिए। मतलब एसएलआर के रूप में इन्होंने जो प्रतिभूति रखी थी, उसी प्रतिभूति को गिरवी रख के अगर ये बोलेंगे कि हम रेपो रेट के दर पे क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे ऋण, तो नहीं होगा। ऐसा बोला गया, वो प्रतिभूति नहीं होनी चाहिए, आपको अलग से प्रतिभूति देना पड़ेगा। इसी को बोला क्या जाता है? रेपो रेट। तो रेपो रेट के तहत में क्या बोला जा रहा है? वह दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कम अवधि का ऋण प्रदान करता है, 24 घंटे के लिए प्रदान करता है, तो ओवरनाइट 7 और 14 दिन के लिए करता है, तो टर्म रेपो। क्लियर हुआ? ओवरनाइट के तहत कुल जमा का 0.25% तक ऋण प्राप्त करता है, प्रदान करता है, और इसके तहत कितना? 0.75% तक ऋण प्रदान कर सकता है कुल जमा का उनके। ठीक, क्या बोला जा रहा है? जब ऋण प्रदान कर रहा है या ऋण ले रहे हैं कमर्शियल बैंक, तो उसके बदले उनको क्या करना पड़ेगा? प्रतिभूति गिरवी रखना पड़ता है, और ये प्रतिभूति एसएलआर की नहीं होती। बात क्लियर? अब आता है क्या? रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है? सिंपल सी बात है, उसका अपोजिट है रेपो रेट का। रेपो रेट का क्या? अपोजिट। तो रिवर्स रेपो रेट, उसमें क्या करता था? वो क्या था? आरबीआई कमर्शियल बैंकों को ऋण प्रदान कर रही थी। अब इसमें क्या कर होता है? तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को ऋण प्रदान करते हैं, आरबीआई को ऋण प्रदान करते हैं। मीन्स क्या? प्रदान करते हैं। अब इसको हम क्या लिखेंगे? अर्थात यह वह दर है ना, क्या है? रेट है, वह दर है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई को ऋण प्रदान करती है, ये बोल सकते हैं, या वह दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से ऋण प्राप्त करती है। बात क्लियर हुआ? समझ में आया? तो रेपो रेट में क्या हो रहा है? आरबीआई कमर्शियल बैंक को दे रही है, रिवर्स रेपो रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे रहा है। तो जब कभी क्या होता है, इनके पास ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है, किनके पास? कमर्शियल बैंक के पास, तो वो क्या करते हैं? आरबीआई को पैसा दे देते हैं ऋण के रूप में, या आरबीआई उनसे मांगती है, उनका मन होगा तो वो देंगे, उनका मांग होगा तो वो नहीं देंगे। ठीक है, अब एक बात समझना है मेरी। ठीक, अब इसको हम तुलना करेंगे किससे? बात समझ में आया? रिवर्स रेपो रेट, इतना याद रखना। एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि क्या इसमें ब्याज कौन देगा? इसमें ब्याज कौन देगा? इसमें सरकार देगी, सॉरी, मतलब आरबीआई देगी ब्याज किसको? कमर्शियल बैंक को। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें आरबीआई ब्याज देगी और उसमें आरबीआई ब्याज लेगी। ठीक है,
तो इसमें ब्याज देगी उसमें लेगी, तो लेने वाला हमेशा ज़्यादा रहता है। तो याद रखिएगा रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। मतलब ये कि आरबीआई जो ब्याज प्रदान करती है ना रेपो रेट, उसमें क्या हो रहा है, आरबीआई को ब्याज प्राप्त हो रहा है। ब्याज कौन देगा, उन लोग देंगे कमर्शियल बैंक, तो वो हमेशा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। जबकि आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को ब्याज देती है वो कम रहता है। पहले इसमें 1% का डिफरेंस होता था, हमेशा जो होता था रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से 1% क्या होता था, ज़्यादा होता था। लेकिन इस पर्टिकुलर 1% ज़्यादा को, इस अंतर को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात ये आता है, अब मैं तुलना करूँगा इसकी थोड़ा सा, कैसे तुलना करेंगे, वो कंडीशन पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एसएलआर की जगह क्या लिख देते हैं, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। तो मैं क्या बोला, देख बात समझो, यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, मुद्रास्फीति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो मैं क्या बोला हूँ यहाँ पर, बात समझना कि भाई इस LAF के तहत आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या करती है, ऋण देती है, ठीक। तो एक बात बताओ, कम अवधि का ऋण देती है, तो रेपो रेट यदि ज़्यादा रहेगा तो कमर्शियल बैंकों के लिए ऋण क्या होगा, महंगा हो जाएगा, तो वो कम से कम ऋण लेंगे। बात समझ में आ रहा है। यदि रेपो रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, कम से कम ऋण लेंगे। रेपो रेट अगर ज़्यादा होगा तो भाई ऋण महंगा पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, तो ये क्या करेंगे, कम ऋण लेंगे, कम ऋण लेंगे। इसी प्रकार रेपो रेट यदि क्या होगा, कम होगा, तो इनके लिए ऋण क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा और ये ज़्यादा ऋण लेंगे। समझ में आ रहा है, ज़्यादा ऋण लेंगे। इसी प्रकार यदि रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, आरबीआई को ऋण देंगे, इनको फ़ायदा होगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा प्राप्त होगा। रिवर्स रेपो रेट अगर ज़्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, आरबीआई को देंगे अपना पैसा, लो भाई तुम लो ऋण के रूप में। और अगर वो कम होगा रिवर्स रेपो रेट, तो कमर्शियल बैंक क्या बोलेंगे, भाई उसको देने से फ़ायदा नहीं है, हम किसी और को देंगे, आरबीआई को नहीं देंगे, हम आम निवेशक को देंगे, उपभोक्ताओं को देंगे। बात समझ रहे हो। तो कब इसको बढ़ाया जाएगा और कब इसको घटाया जाएगा, उस चीज़ को अब यहाँ थोड़ा सा देख लो। यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना हो या तरलता की मात्रा को कम करना हो अर्थव्यवस्था में, तब क्या करेगी आरबीआई, इस दशा में क्या होगा, हमारा जो रिवर्स रेपो रेट होगा इसको क्या होगा, बढ़ा देगी, बढ़ा देगी, तो उनके लिए ऋण क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा तो कम ऋण लेंगे, कम पैसा उनके पास अवेलेबल रहेगा उपभोक्ताओं और निवेशकों को ऋण देने के लिए। बात क्लियर हुआ। अब बात आता है क्या, रिवर्स रेपो रेट, इसको क्या करेंगे, तो इसको भी क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक होंगे वो उपभोक्ताओं को ऋण देने के बजाय क्या करेंगे, डायरेक्ट, या निवेशकों को ऋण देने के बजाय वो क्या करेंगे, आरबीआई को ऋण देंगे, उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो पैसा जो है अर्थव्यवस्था में कम से कम पहुंचेगा, अधिक से अधिक पैसा कहाँ चले जाएगा, आरबीआई के पास ही रहेगा। तो तरलता की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी, मुद्रास्फीति नियंत्रित होगा। अपोजिट बोल दो, इधर क्या होगा, भाई तरलता को बढ़ाना है तो आरबीआई क्या बोल देगा, एमपीआर जो अपना एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसको मैं बार बार आरबीआई ही बोलता हूँ, ठीक है, निकलता है जुबान से आरबीआई कर रही है करके, क्यों, क्योंकि हेड उनका आरबीआई के गवर्नर ही है ना, तो बोलचाल में आरबीआई बोलते हैं। तो आरबीआई क्या करेगी, इस रेपो रेट को कम कर देगी, कम कर देगी तो ऋण सस्ता हो जाएगा कमर्शियल बैंकों पर, और वो अधिक से अधिक ऋण लेंगे और अधिक से अधिक क्या करेंगे, उपभोक्ता और निवेशकों को ऋण देंगे, तो रेपो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रिवर्स रेपो रेट भी कम कर देगी, बोलेगी कि भाई हम तुमको ज़्यादा ब्याज नहीं देंगे, तो कमर्शियल बैंक क्या बोलेंगे, हम निवेशकों को देंगे। तो ये क्या हुआ हमारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है जी, याद रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा हम किसकी, बैंक दर। बैंक दर क्या होता है, बस बैंक दर है ना, बैंक रेट। तो याद रखिएगा यह वह दर है
वह दर है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है जी, कम अवधि के लिए ऋण किस में होता था? रेपो रेट में। तो यहाँ किया जाता है लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। तो याद रखेंगे इसको, जब लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है तब उसको क्या बोल दिया जाता है? वह दर जिस दर पर लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है बैंक दर कहलाता है। ठीक, अब देखो बैंक दर यदि बढ़ा दिया जाए, बैंक दर को यदि बढ़ा दिया जाए और बैंक रेट को यदि क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए, तो आरबीआई क्या कर रही है? मान लो एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आरबीआई एसबीआई को 5% पे दे रही है, तो एसबीआई क्या करेगा? उपभोक्ताओं को या निवेशकों को कितने में देगा? 7% में देगा या 6% में देगा या 8% में देगा, उसको भी तो फायदा चाहिए। अब एसबीआई ही क्या कर रही? आरबीआई ने क्या कर दिया? इस 5% को बढ़ाकर बोल दिया मैं 8% में दूंगा एसबीआई को। तब एसबीआई क्या करेगी? यहाँ पर 10% कर देगी, मतलब ऋण क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। और ऋण महंगा हो जाएगा तो उपभोक्ता लोग ऋण नहीं लेंगे, अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे बोलेंगे, है कि नहीं? तो बात वही आ रही है कि बैंक रेट को बढ़ाने पर क्या हो जाता है? ऋण महंगा हो जाता है। ऋण क्या हो जाता है? महंगा हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है आपका। और बैंक रेट को घटाने पर क्या होगा? ऋण सस्ता हो जाएगा। तो यदि तरलता की मात्रा को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा अर्थव्यवस्था में, या आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना होगा, तब वहाँ पर क्या करेगी? आरबीआई बैंक दर को क्या कर देगी? कम कर देगी, सस्ती कर देगी ऋण को, है कि नहीं? जो तुलना मैं बताया, फिर से अगर तुलना देखो, जो हम बार बार तुलना पढ़ रहे हैं, ये वाला तुलना, इस पॉइंट पे रख के देखेंगे किसको? बैंक रेट को। तो मैं बोलूँगा क्या? ये बैंक रेट के लिए है ना, इस पॉइंट को हर किसी में लेके चल रहे हैं। यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना हो या तरलता की मात्रा को कम करना हो, तो भाई तरलता की मात्रा को यदि कम करना होगा तो मैं क्या बताया? ये क्या है? बैंक दर। अगर बैंक दर बढ़ा देंगे तो ऋण महंगी हो जाएगी, तो ऋण महंगी हो जाएगी तो क्या होगा? तरलता कम हो जाएगा। में ऋण कम लेंगे लोग, निवेशक भी कम लेंगे ऋण, है ना? ऋण महंगी हो जाएगी तो ऋण कम लेंगे, और ऋण कम लेंगे तो तरलता की मात्रा क्या होगा? कम हो जाएगा। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर सब लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट पर रख के देखें तो बैंक दर की यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना हो या तरलता की मात्रा कम करना हो तो बैंक रेट को क्या किया जाएगा? तब बैंक रेट को क्या किया जाएगा? ऋण को महंगा कर दिया जाएगा। तो बैंक दर बढ़ा दिया जाएगा। बैंक दर बढ़ा दिया जाएगा तो कमर्शियल बैंकों को ज़्यादा दर पर ऋण प्राप्त होगा, और उनको ज़्यादा दर पर ऋण प्राप्त होगा तो वो भी उपभोक्ताओं निवेशकों को क्या करेंगे? अधिक दर पर ऋण देंगे। ठीक। दूसरी तरफ यदि तरलता की मात्रा को क्या करना हो? कम करना हो, तब क्या किया जाएगा? बैंक दर को, तरलता की मात्रा को बढ़ाना हो या आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना हो, मीन्स क्या? तब ऋण को क्या कर दिया जाएगा? सस्ता किया जाएगा। तो ऋण को सस्ता कब होगा? जब बैंक दर क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। तो आप इस पॉइंट को इसको लिखेंगे, ये वाले जो पॉइंट है उसको हर के बाद आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और समझ गए हैं, लिखने की जरूरत है। यदि आप लोग को नहीं पढ़ रही है तब बात अलग है, अदरवाइज इस पॉइंट के बाद यहाँ पर इसके बाद आपको उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जिस चीज़ को मैं बताया। चलिए ठीक, ये क्या हो गया आपका? बैंक रेट। अब हम लोग पढ़ते हैं एक बार क्या? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। ये क्या है? सन 2011 से कॉमर्शियल बैंकों को